गद्य है तो उसको हमने सामान्य अर्थ बता दिया, और यदि वो गद्य या संवाद है तो उसमें जो विचार आए हैं हमने उनका विश्लेषण किया। अब जो भी विचार आए हैं उन्हें हमने समझाया। अब हमें वे विचार तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक तो सिद्धांत हो सकते हैं, एक परिभाषाएं हो सकती हैं, और एक तथ्य हो सकते हैं। अब इन तीनों में क्या अंतर है ये समझो। जैसे कि हमने कहा विश्व किसे कहते हैं, तो ये तो परिभाषा हो गई, स्पष्ट है, सबको मालूम ही है। लेकिन विश्व का कभी नाश नहीं होता, अब ये परिभाषा तो है नहीं, तो ये सिद्धांत है। और तथ्य क्या है कि ऋषभ देव के दो पुत्र थे, भरत और बाहुबली। अब ना तो ये सिद्धांत है और ना ये परिभाषा है, तो ऐसे हम बोलेंगे कि ये तथ्य है ना। सिद्धांत त्रैकालिक होते हैं, हमेशा चलते हैं, समझे ना। परिभाषाएं कोई भी चीज़ को पहचान के चिन्ह को बोलते हैं, उसमें क्या गुण हैं, और गुणों की मुख्यता नहीं है, पहचान की मुख्यता है। जैसे कि मान लो यहाँ पर कोई इतने लोग बैठे हैं और एक आदमी टोपी लगाए है, तो हम कहें टोपी वाले भाई साहब। अब टोपी कोई महत्वपूर्ण चीज़ तो है नहीं, उसकी कोई क्वालिटी तो है नहीं, लेकिन इस वक्त वो दूसरे लोग टोपी नहीं लगाए हैं तो उसकी पहचान का चिन्ह बन सकता है वो। तो परिभाषा होती है पहचान का चिन्ह, और तथ्य तो वो हैं कि अब ऋषभ देव के दो बेटे हैं, अब ये अच्छे हैं कि बुरे हैं। सिद्धांत तो अच्छे बुरे हो सकते हैं, लेकिन उसमें अच्छे बुरे का क्या सवाल है, बस दो हैं तो हैं। तो हमने तीन तरह की चीज़ें उसमें छांटी। जो भी हमने आज पढ़ाया है उसमें तीन तरह की चीज़ें जानी। कौन कौन सी? सिद्धांत, परिभाषाएं और तथ्य। तीनों का अंतर समझ में आ गया। अब उन तीनों को का बोध हमें उन्हें देना है, ज्ञान देना है, समझाना है। तो उसके लिए हम बोधगम्य प्रश्नोत्तर के रूप में छांट लें। देखिए क्या है, आपका संवाद वाला पाठ है, तो उसमें ये उसने कहा कि पिताजी आज तो मैंने अखबार में पढ़ा था कि अब ऐसे ऐसे अणुबम बन गए हैं कि जे एक गिरे तो विश्व का नाश हो सकता है। कि वो कहता है बेवकूफ़, विश्व का कभी नाश होता है? तो अब एक सिद्धांत आया जी कि विश्व का कभी नाश नहीं होता। अब हमने जो वो संवाद शैली में कि पिताजी मैंने आज अखबार में पढ़ा है, ये तो बेकार की बातें हैं ना, सिर्फ उसे संवाद को रोचक बनाने के लिए ही लिखी हैं। अब ये तो तुम्हें याद करना नहीं है, रटना नहीं है, और ना इसमें कोई समझाने समझने जैसी बात है, ना तो इसे समझाना है ना समझना है। उसे रोचक तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सिर्फ उपयोग किया गया। हम विचार विश्लेषण करेंगे अथवा वे सिद्धांत याद कराएंगे, समझाएंगे, तब हम उन चीज़ों को हटा देंगे क्या। और उनमें जो असली चीज़ें हैं कि विश्व का कभी नाश नहीं होता, विश्व किसे कहते हैं, विश्व किसे कहते हैं परिभाषा है, विश्व का नाश नहीं होता ये सिद्धांत है। तो इनको निकाल के हम अलग वाक्य बना लेंगे और बोर्ड पर लिख देंगे कि हमको ये समझाना है और ये ही याद कराना है। तो समझाने के लिए जो वो प्रश्नोत्तर बनाए जाते हैं, अध्यापक अपनी पाठ्य योजना में अपनी कॉपी में प्रश्न बनाता है और उसके उत्तर लिखता है। बोर्ड पे अकेले उत्तर लिखता है, क्योंकि प्रश्न थोड़ी याद कराने हैं, उत्तर याद कराने हैं ना। अध्यापक को देखने के काम भी आते हैं, विद्यार्थी भी देख कर उन्हें काम लेते हैं। तो हमारा नक्की हो गया कि हमें इस पाठ में भले ही हमने पूरा पढ़ लिया है आदर्श वाचन में, अनुकरण वाचन में, अब समझने समझाने की और याद करने की ये चीज़ें हैं। तो आप देखते हैं पाठ 2 पेज का है और ये चीज़ें 4 लाइन में आ जाती हैं, तो कितना कूड़ा करकट निकल गया उसमें से,
समझ गए ना। अब हमको लगता है पूरा पाठ याद करना है, पूरा पाठ तो याद करना नहीं है। और नहीं तो फिर कहते बेटा रट ला, तो वैसा रटता। हे पिताजी, यदि भी अखबार में पढ़ा था मैंने, ऐसी क्या कीमत है बोलिए, है ना। तो इस उन दोनों को क्या, एक बोधगम्य प्रश्नोत्तर, एक वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर और एक मूल्यांकन प्रश्नोत्तर, 3 तरह के प्रश्नोत्तर होते हैं। बोधगम्य प्रश्नोत्तर उनको जो हमने निकाले ना सिद्धांत परिभाषाएं और तथ्य, उनका ज्ञान कराने के लिए हैं। और वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर उन्हें याद कराने के लिए हैं, विद्यार्थियों को याद कराना है। देखो आज की खासकर जो हमारी जैन पाठशालाएं हैं, उनकी एक बड़ी समस्या है कि ये जो विद्यार्थी हैं ये सरकारी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और इनके बस्ते का वजन इतना होता है जितना वजन उनका नहीं होता। इतना लंबा लंबा कोर्स तो गवर्नमेंट ने उनके कोर्स पढ़ने के लिए रख लिया। फिर वो मास्टर लोग घर पे से काम करने को ला करके भी देते हैं, काम करके लाना, फिर याद करके लाने के लिए भी देते हैं। तो उनके माथे पर बहुत बोझा रहता है। तो ऐसे समय में फिर वे पाठशाला में आना पसंद नहीं करते हैं। इतने बोझे से पहले ही लदे हैं और आपने भी और इतना कह दिया, इतना तुम कल याद करके लाना और ये घर से काम करके लाना, तो वो बहुत बोझा महसूस करते हैं। अब जब बोझा ज़्यादा होगा, हमारे 20 किलो वजन ले जाने की ताकत है और 25 किलो हमारे पास वजन है, ऐसा समझो ना। आप प्लेन में जा रहे हैं तो प्लेन का नियम है कि आप 20 किलो से वजन ज़्यादा नहीं ले जा सकते। अब आपने जो अपना सामान तैयार किया वो 25 किलो था, तो 5 किलो कम तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करोगी, जो प्लेन का टिकट है वो कम कर दो, थोड़ा वजन कम हो जाएगा। क्या कम करोगे बोलो, आपको उसमें छटनी करनी पड़ेगी ना कि ये तो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वहाँ ले जानी है। किताबें तो ले ही जानी पड़ेंगी, कपड़े हैं ले ही जाने पड़ेंगे। अब हमने 8 जोड़ रख लिए हैं तो 2 जोड़ कम कर दो, माने वो 5 किलो वजन हमें छोड़ छोड़ के कम करना पड़ेगा ना। तो ऐसे ही हमें उन पाठ में से कौन सी चीज़ें याद करानी हैं, ये हमें नक्की करना पड़ेगा, क्या हम छोड़ दें और क्या याद कराएं। तो उन बच्चों को हम माथे पे घर पे कोई काम नहीं दें तो नाम मात्र का। पहले यहीं हमने पाठ याद करा दिया पूरी विश्व की परिभाषा और फिर के कल से याद करके लाना बेटा, वो क्या, उसे क्या चिंता है, याद तो हो ही गई, थोड़ी बहुत रिपीट करनी पड़ेगी, ख्याल में है ना। तो उसके माथे पे बोझा नहीं होगा तो पाठशाला में कल लड़का आएगा। यदि उसको ये चिंता हुई कि मैं जाऊंगा मास्टर जी पूछेंगे, नहीं आएगा तो बेंच पे खड़ा कर देंगे, पूरी क्लास में खड़ा रखेंगे, तो उस डर के मारे नहीं आता, समझे। ये सबसे पहली विशेषता आप में ये होना चाहिए कि आपसे आपके विद्यार्थी डरे नहीं और वे आपसे कन्नी नहीं काटें, बल्कि अधिकतम समय आपके साथ बिताना पसंद करें। तो यदि आपने उनके माथे पे बोझा डाला तो गारंटी से वो आपकी कन्नी काटेंगे। एक तो आएंगे नहीं, आएंगे तो चुपचाप पीछे बैठेंगे कि मेरे पे निगाह ना पड़ जाए और मेरे से गुरुजी पूछे नहीं। तो ये बोझा आज हम कम कर सके तो पाठशाला में लड़के आएंगे, नहीं तो लड़के नहीं आएंगे। तो बोझा हम कैसे कम कर लें, बहुत सरल है। देखो अपने जो पालबोध पाठमाला भाग 1, 2, 3 है तुमने पढ़े हैं, इनमें हम सब कुछ निकालेंगे तो सिद्धांत भाग को परिभाषाएं मिलकर के 25-30 भी नहीं होंगी, इससे ज़्यादा नहीं होंगी। निकाल के देख लेना, निकाल नहीं सकते आप, 50 होंगी। अब 50 हमको साल भर में पढ़ाना है। अब रोजीना एक परिभाषा याद करना है, कितनी कि विश्व किसे कहते हैं, और इतनी आज हमने याद करा दी तो हमारी पाठशाला सफल हो गई।
कहाँ बोझा कहाँ है? और ये तो हम यहीं याद करा देंगे। वो याद कराने की विधि है कौन सा? वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। तो एक ही प्रश्न को बार बार रिपीट करना, 1 घंटे तक रिपीट करते रहेंगे 2-3 प्रश्नों को, तो वे गारंटी से एवरेज विद्यार्थियों को याद हो जाएंगे। अब उनके माथे पर कोई बोझ ही नहीं है, फिर क्यों नहीं आएंगे दूसरे दिन? आध घंटा 1 घंटा वो समझेंगे जैसे मनोरंजन के लिए जा रहे हैं, हम टीवी खोल के देख रहे हैं। अब आपको टीवी से लड़ाई लड़नी है, उसी टाइम पे बढ़िया टीवी चलते हैं, उस पर सीरियल चलते हैं, उसी समय अपनी पाठशाला चलेगी। तो टीवी को छोड़कर लड़के पाठशाला में आए, ऐसे अध्यापक आपको बनना है। ख्याल में है ना? दौड़े दौड़े आए कि आज हमको बहुत बढ़िया सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, कहानी सुनने को मिलेगी, उनको बोझा नहीं लगे। तो हमने पहले क्या किया कि वो प्रश्नोत्तर निकाले पूरे पाठ में से। जैसे उदाहरण के तौर पर इसमें दिया है, पेज नंबर पर निकालो आप, 16-17 है ना। देखो 25 नंबर पेज निकालो। ये द्रव्यगुण पर्याय वाला पाठ की पाठ योजना है। इसमें 25वें पेज पे देखो, ये 24वें पेज के नीचे की 2 पंक्तियां, अध्यापक कथन। देखो भाई, हमने जो अंश अभी पढ़ा है उसमें निम्न निष्कर्ष निकलते हैं। विश्व का कभी नाश नहीं होता। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और द्रव्य गुण और पर्याय वाला होता है, और गुणों में होने वाले प्रति समय के परिवर्तन को पर्याय कहते हैं, और जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसको गुण कहते हैं। ये 6 पॉइंट निकाले हमने पूरे पाठ जो हमने पढ़ाई ना, एक अनुभूति उसमें से। देखो यहाँ तो क्योंकि हमको आपको 18 दिन में पूरा कराना है, इसलिए इतने निकाल दिए एक साथ। आपको तो इतनी छोटी अनुमति बनाओगे अपनी पाठशाला में कि 2 ही निकलेंगे कि विश्व का कभी नाश नहीं होता और 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, और 2 पा याद कराने हैं, बस खत्म। तो ये जो प्रश्न निकाले आपने, समझे ना, इसका नाम है बोधगम्य प्रश्नोत्तर। यानी जो हमें पढ़ाना है, जो हमें समझना है, वो हमने माल छांट लिया। आप बाजार से लौकी लाते हो ना, घर में माताएं बहनें, बस जैसी आते वैसी बना देते हैं कि छील के उसका छिलका निकालते हैं, अंदर से बीज निकालते हैं, तो सब ठीक ठाक करके फिर सब डालते कि नहीं डालते हैं। तो आपको भी ये काम करना है। क्यों? ऐसा कोई खेत पैदा नहीं हुआ कि जिसमें वो जिसकी सब्जी बनती है वैसी बस वही हिस्सा पैदा हो। वो ऊपर का जो निकालते हैं आप, जो खाते नहीं है फेंकते हैं निकाल के ना, वो भी साथ में पैदा होता ही होता है, और हमको वो ही मिलेगा मार्केट में। तो कोई पाठ ऐसा नहीं मिलेगा कि जिसमें जो असली चीज़ समझानी है वो ना हो और ऊपर का मटेरियल ना हो, जो रोचक बनाने के लिए दिया गया है, किसी काम के लिए दिया गया है। तो उसमें से निकाल कर हमने ये सिद्धांत निकाल दिए। ये बोधगम्य प्रश्नोत्तर हो गए हैं। अब इन्हें वस्तुनिष्ठ प्रश्न सबसे कठिन है और सबसे सरल भी है, और सबसे बढ़िया रास्ता है जो हमने प्रयोग करके निकाला है कि आपको बच्चे को घर पर काम नहीं देना पड़े। कि हमें 4 तरीके से हम बनाएं। इसमें लिखा है, देखो, विश्व किसे कहते हैं, ये प्रश्न पहला, कि द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। तो ये तो परिभाषाएं दे दी ना। अब नीचे है ना, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं या नहीं, बस इतनी सी बात। पूरी परिभाषा हमने बोल दी। अब बच्चे को सिर्फ हाँ और ना कहना है। तो आप कहें इसमें क्या दम है दम।
यदि बच्चे ने आपकी बात नहीं सुनी है और यहाँ वहाँ ध्यान दिया है तो वो हाँ और ना भी नहीं कह सकता। आपने भी समझाया, बार बार कहा कि 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। यदि उसने नहीं सुनी है तो वो हाँ कहते हैं इतना भी नहीं कह सकता। तो हम क्या करेंगे कि एक से पूछा, अब मान लो वो नहीं बोल पाया तो दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, और बार बार पूरी परिभाषा खुद दोहराते रहे। ऐसा नहीं कि उस तू बता क्या 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं या नहीं, बोलो। और आपने कह दिया कहते हैं, दूसरे से कहेंगे क्या कहा इसने। यदि आपने नहीं बता पाया तो फिर हम बोलेंगे 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। अब 5-6 दफे बोल जाएंगे। ये रिपीटिशन कक्षा में गुण है, क्योंकि वो बार बार बच्चे के दिमाग में वो परिभाषा टकराएगी, है ना। फिर यदि वो उसने इतने में कह दिया कि हाँ कहते हैं, तो हम इतना कहेंगे 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं। पहले तो हमने विश्व भी बोल दिया था, अब विश्व हटा दिया, समझे ना। अभी तक याद करने की बात नहीं है, अभी तक तो ध्यान से यदि वो सुनेगा तो वो परिभाषा तो हम बोल रहे हैं ना कि 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं। तो वो विश्व, अब वो नहीं बता पाएगा, दूसरे से पूछेंगे, तीसरे से पूछेंगे, उससे पूछेंगे सही बोला गलत बोला, ऐसा इस बहाने से हम उसे बार बार रिपीट करते रहेंगे। और आपके पास बहुत लड़के हैं, आप चाहो तो एक ही परिभाषा को करते रहो, बार बार कान में टकराएगी, याद हो जाएगी। क्या समझ में। अब चूंकि फिर हम ये कहेंगे कि वो नहीं बोल सकता विश्व, तो पहला सोपान तो ये था क्या कहते हैं। दूसरा क्या कहेंगे, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, द्रव्य कहते हैं या गुण कहते हैं। माने 3 चीज़ें, 2 चीज़ें बोल देंगे और उसमें एक बात सच्ची जरूर होना चाहिए। कभी कभी ओवर होशियारी करते हैं ना कि वो उसमें बोले ही नहीं। 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, फिर गुण कहते हैं, पर्याय कहते हैं कि लड्डू कहते हैं। क्यों, मतलब हमको धोखे में नहीं डालना है। 3 में से एक चीज होना ही चाहिए। माने उसे यदि विश्व शब्द याद नहीं आ पा रहा है तो हमने बोल दिया, फिर तो आ जाएगा ना। और फिर वो आ गया तो हम पूछे क्या कहते हैं, तो उसने बोला विश्व कहते हैं, और अंत में हम बोलेंगे विश्व किसे कहते हैं। अब हमने पूछा विश्व किसे कहते हैं और परिभाषा उसे दोहराना। अब ये जो पद्धति में आप जितने चतुर हो गए कि हर विद्यार्थी उसमें इन्वॉल्व रहेगा और बार बार वो परिभाषा बोली जाएगी और यहाँ बोर्ड पे भी लिखी होगी। बोर्ड पे लिखी होने की ज़रूरत क्या है। अध्यापक या कोई विद्यार्थी जो उच्चारण करता है, यदि वो उच्चारण स्पष्ट नहीं हुआ तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप साथ में बोर्ड पर देखेंगे तो वो उच्चारण समझ में आ जाएगा। समझ गए। बोर्ड पर लिखना क्यों जरूरी है, क्यों कि आपका उच्चारण साफ नहीं है और विद्यार्थी की समझ में नहीं आ रहा। एक विद्यार्थी बोल रहा है, उसका उच्चारण साफ नहीं है तो दूसरे की समझ में नहीं आ रहा है, तो बोर्ड पर देख सकता है ना। इस तरह एक परिभाषा को, एक सिद्धांत को हम 1 घंटे तक रिपीट करेंगे तो गारंटी से उसे याद हो जाएगा। हमें भी हो जाएगा। क्यों, अरे हमें तो घर से लाना चाहिए करके भाई साहब। क्यों, फिर आपके लिए हो जाएगा, अच्छी बात है। तो इस तरह से एक एक परिभाषा यदि भाग्य से आपने रोजाना याद करा दी क्या, तो 365 दिन में पाठशाला सिर्फ 100 दिन भी लगी कदाचित तो साल में 100 परिभाषाएं याद हो जाएंगी। आया समझ। अब 100 दिन क्यों कह रहे, हम क्या करें। यूनिवर्सिटी का नियम है कि जो पढ़ाई लगाते हैं 100 पीरियड कम से कम लगना चाहिए। 365 दिन में 100 पीरियड
मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो घबराते हैं कि वैसा अब इतनी छुट्टी हो गई, लड़के पढ़ने नहीं आए, घबराते क्यों हो? 365 में 100 दिन आए तो गवर्नमेंट उसे पूरा 100% मानती है, उसमें भी 25% की छूट देती है, 75% हाजिरी होनी चाहिए। क्यों? तो कितने दिन रह गए? 365 दिन में सिर्फ 75 दिन जाकर के आप पढ़ो तो आप गवर्नमेंट की परीक्षा में बैठने के अधिकारी हो, और उनमें से ही गोल्ड मेडलिस्ट आते हैं। इसलिए तो ज़्यादा लोग अनुशासन हाजिरी फाजिरी ये ज़्यादा आया, ये ज़्यादा माथापच्ची का काम नहीं है। यदि उस विद्यार्थी को हम 100 दिन एक बरस में 75 दिन भी अपने पाठशाला में ले आए और उसने 75 परिभाषाएं याद कर ली, क्यों? 2-3 साल ऐसे वो पाठशाला में आ गया तो उसे 200-300 परिभाषाएं सिद्धांत याद हो जाएंगे। अच्छे अच्छे पंडितों को नहीं आते 200-300, घबराना नहीं है, समझे ना? तुम क्या समझते हो? कवियों ने कालिदास के अपूर्णोक्त शब्दों को देखा। ये एक एक कवि मालूम कितने कितने शब्दों के विद्वान होते हैं। किसी के पास 100 शब्द होते हैं, किसी के पास 200, किसी के पास 500, किसी 1000 शब्द किसी के पास नहीं होते। हम जब प्रवचन कर रहे हैं, इतना भाषण दे रहे, इतनी किताबें लिखी हैं, बस 1500 शब्दों में ही खेलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आता है किसी को, नहीं ना? समझे ना? तो आपने 100-200 परिभाषाएं कर ली तो आप बड़े पंडित बन जाएंगे। आप समझ लीजिए कि अभी ये पोजीशन है कि हम साल भर तक पढ़ते पढ़ाते हैं और 10-10, 20-20 परिभाषाएं नहीं आती हैं। इसलिए इसको आप कम मत समझिए। इस पद्धति से आप पढ़ाएंगे तो बच्चे को घर पर कोई बोझा नहीं होगा, और 1 घंटे तक आपकी क्लास में नाटक होता रहेगा, प्रतियोगिता होती रहेगी। इससे पूछा, उसने नहीं बता पाया, उसने तो गलती बताई, उसने नहीं बताया, उसने उसकी गलती बताई। हर आदमी सक्रिय रहेगा ना तो ऐसा लगेगा कि आप वॉलीबॉल खेल रहे हैं। हमारी पाठशाला में आने के लिए लड़कियों को ऐसा लगना चाहिए कि हम कोई खेल खेलने जा रहे हैं। इन 15 दिन में हम आपको ऐसा मास्टर बनाएंगे कि पहले दिन आप अपने गांव में जाएं तो पहले दिन आपके पास पढ़ने के लिए बच्चों को भेजने की जिम्मेवारी किसकी है? माँ बाप की। लेकिन दूसरे दिन से वे बच्चों को लाने की जिम्मेवारी आपकी है, और आप अपनी वाणी के कमाल से ये कर सकते हैं क्या कि दूसरे दिन 25 के जगह 30 बच्चे आए, एक एक अपने दूसरों को लेके आए और वो कह के देख बहुत मज़ा आता है, चलो हाँ हमारी पाठशाला में मज़ा आना चाहिए। इसको अनुशासन भंग नहीं कहते, आप समझे ना? तो इस तरह से को 2 तरह के प्रश्नोत्तर होगा ना, कौन कौन? बोधगम्य प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर। अब तीसरे होते हैं मूल्यांकन प्रश्नोत्तर। वे 2 प्रकार के होते हैं, एक पूर्व पाठ मूल्यांकन और एक समापन मूल्यांकन। अब हमने जब पाठ समाप्त किया पढ़ाते पढ़ाते तो हम जानना चाहते हैं कि हमने जो 1 घंटा मेहनत की उसका कुछ फल निकला कि नहीं निकला। तो हम विद्यार्थियों से जो पूछते हैं, ख्याल में है ना, उसको बोलते समापन मूल्यांकन। और कल हमने आज दिया पाठ याद करके लाना, तो हम दूसरे दिन पूछेंगे तो उसे बोलेंगे पूर्व पाठ मूल्यांकन। दोनों में क्या अंतर है? तुम्हारी किताब में लिखा है, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं बता रहा हूँ कि जब हम समापन मूल्यांकन करेंगे तो उल्टा प्रयोग करेंगे। पहले तीसरे वाला पॉइंट, फिर दूसरा, फिर पहला, चौथा छोड़ देंगे। विश्व किसे कहते हैं ऐसा किसी से नहीं पूछेंगे। क्या पूछेंगे? 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते? परिभाषा हम बोलेंगे, उसे तो जवाब देना अकेला विश्व, क्योंकि पक्का याद नहीं हुआ ना अभी। लेकिन उसे इतना याद हो गया वो विश्व कहते हैं। यदि वो जवाब नहीं दे पाए तो दूसरा लाओ। फिर दूसरा बोलता है 6 द्रव्यों को समूह को द्रव्य कहते हैं, गुण कहते हैं, पर्याय।
और वो नहीं हो तो पहला पूछो कौन सा, कि 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं या नहीं। लेकिन यदि वो सब लोग पहले में ही बता दें तीसरे बोलने में, तो दूसरे बोलने की कोई जरूरत नहीं। ये कौन, समापन मूल्यांकन में और पूर्व पाठ मूल्यांकन में चौथे नंबर से शुरू करेंगे, पूछेंगे विश्व किसे कहते हैं, बोलो बेटा। तो ये 3 तरह के प्रश्नोत्तर हो गए। अब हमने प्रश्नोत्तर की परिभाषा बनाई, अब उसे पढ़ो तो सब समझ में आ जाएगा। जो पढ़ते हैं निकालो पेज नंबर 24 पर, 24 है नहीं, इधर नहीं दे, 18, 17 नंबर, 16 नंबर पेज पर निकालो, है ना। मिल गया, सबको मिल गया। देखो पाठ व उसमें आए हुए सिद्धांत वाक्यों, परिभाषाओं एवं तथ्य वाक्यों का स्पष्ट ज्ञान और उसमें निहित भावों का बोध कराने व याद कराने के लिए एवं पढ़ाया हुआ पाठ छात्रों की समझ में आया या नहीं, अथवा पहले दिन पढ़ाए गए पाठ को छात्रों ने तैयार किया या नहीं, इनकी जांच के लिए प्रश्न व उत्तर अध्यापक को घर से बनाकर लाना चाहिए। इसको प्रश्नोत्तर कहते हैं। इसमें वो सब समाहित हो गए। लंबी परिभाषा क्यों हो गई, याद करने में दिक्कत नहीं। आप दो बोधगम्य के लिए जिन्हें हमें समझाना है उन परिभाषाओं, उन सिद्धांतों को, फिर जिन्हें याद कराना है उसके लिए प्रश्नोत्तर बनाना, फिर बच्चों की समझ में आया कि नहीं आया इसके लिए पूछना, समापन मूल्यांकन, फिर कल का पाठ याद किया कि नहीं किया, वो सब चीज़ें जोड़ दी इसमें। अब बोले तो 4 लाइन कैसे रटेंगे, रटने की जरूरत कहाँ है ना। चारों चीज़ें जिसमें शामिल कर दी, अब उसे हम प्रश्नोत्तर कहते हैं। ये आपको 3 तरह के प्रश्नोत्तर बनाने पड़ेंगे, बच्चों को तैयार कराने पड़ेंगे, क्लास में पढ़ा के बताना पड़ेगा। आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होगी, उसमें पास होगे तब फिर घर से आपको पाठ योजना बनाने के लिए दी जाएगी, उसमें पास हो जाओगे तब आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। ये समझना। 4 पेपर होंगे 29-30 तारीख को। तो पहले एक 2 निपट जाएंगे। कौन सा, एक प्रैक्टिकल आप पढ़ा पाते हैं कि नहीं, और दूसरा घर से पाठ योजना। दोनों जिसमें पास हो गए उनको परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति मिलेगी। इसमें हमारा अनुभव है कि जो 450 लोग हैं ना, कम से कम 100-125 लोग रह जाएंगे। हमें 300 से ज़्यादा सर्टिफिकेट नहीं बांटना पड़ेंगे। एक भी फेल नहीं होगा तब। क्यों, वे परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, वे पाठ योजना ही बना के नहीं दे पाएंगे, वो प्रैक्टिकल में ही नहीं निकलेंगे, है ना। क्या है, हाँ ये देना, आप दे देना, सूचना दे दे। आप समझ गए ना, इतना आपको काम, ये पढ़ाना। अभी तो हमने इतना पढ़ाया है, अब कल से आपको पढ़वाना शुरू करेंगे। क्या, आदर्श वाचन कराओ, अनुकरण वाचन कराओ, फिर बोधगम्य प्रश्नोत्तर निकालो, फिर वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर कराओ, फिर समापन मूल्यांकन करो, फिर पूर्व पाठ मूल्यांकन करो। ये सब चीज़ें हम करवाना शुरू करेंगे। देखो यहाँ पर जितने 400 लड़के बैठे उनको तो हम हर एक को तो नहीं करा सकते। तो जो तुम्हारे अध्यापक हैं जो तुम्हें प्रैक्टिस कराते हैं 2 बजे से, वो लोग हमें 1-1, 2-2 नाम देंगे। जो होशियार से होशियार लड़के उनकी क्लास में होंगे वो नंबर हमें देंगे, और उनमें से हम यहाँ पर 1-2 को खड़ा करेंगे। क्या, तो इस तरह तो जब वहाँ से आपका नाम आएगा तब यहाँ आपको मौका मिल पाएगा पढ़ाने का। प्रैक्टिस आपको वहाँ से अच्छी करनी पड़ेगी रोजाना, समझे ना। और यहाँ पर जब वो आप उसमें पास होंगे तब वो परीक्षाएं होंगी, तो वो विधि जल्दी से जल्दी शुरू होने वाली है। आप सब लोग तैयार करें। क्या सूचना देना दो आप देना। कक्षा में बैठे हो, अपने पसंद के अध्यापक के बैठे हो, अथवा सो रहे हो, अथवा उनको पता नहीं हो, इसलिए हमने आप जहाँ पर ठहरे हुए हैं वहाँ आपको कहाँ कौन सी अभ्यास कक्षा में किस कमरे में किस समय जाना है, ऐसे किस अध्यापक के साथ पढ़ना है, वो लिस्ट आपके कमरों में वहाँ पर चिपका दिए। और यदि आपको वहाँ भी असुविधा हो, लिस्ट नहीं मिले, किसी में आपके जैसे किसी यहाँ भी चश्मा करने आपके कार्यालय में भी दे रखी है,
वहाँ से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए नहीं आए हैं, 6 दिन निकल गए हैं, लेकिन अभी कोई आदमी इसके काबिल तैयार नहीं हुआ है कि वो यहाँ खड़े होकर के पढ़ा सके। परसों सुबह आपको पाठ्य योजना दी जाएगी बनाने के लिए, तो उसके पहले कम से कम आपको एक दफ़े पढ़ाने की प्रक्रिया में वहाँ तक पार होना पड़ेगा और पाठ्य योजना को समझना पड़ेगा, तब तो आप पाठ्य योजना बना पाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों में से ये कहता हूँ कि जो आदमी यहाँ ये समझता हो कि वो इतना होशियार हो गया है कि वो यहाँ आके पढ़ा सकता है, तो वो अपना हाथ उठाए। एक हाथ उठाए। इधर 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 कोई नहीं उठा। महिलाओं में हाथ उठाओ, कोई तैयार नहीं है। चल हाँ बोलो। ये माइक पे दे। हाथ मोड़ कर क्या पढ़ाएगा? क्या पाप के बारे में। पाप का ठीक ठीक है ठीक है। चलो हो गया, तुम आदर्श वाचन कराओ। कक्षा तो हो ये बोर्ड का काम छोड़ दो, आदर्श वाचन कराओ। पुस्तक का हाँ, बिना पुस्तक के ही पढ़ाने आए थे। सबसे कहा पुस्तक लिखा हाँ मैं जहाँ पढ़ रहा हूँ सबका वहाँ ध्यान होना चाहिए। मैं किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूँ कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, ठीक है? कोई भी बात नहीं करेगा। पुत्र, पिताजी, लोग कहते हैं कि लोभ पाप का पाप है, तो यह लोभ सबसे बड़ा पाप होता होगा? पिता, नहीं बेटा, सबसे बड़ा पाप तो मिथ्यात्व ही है। किसके वश होकर जीव घोर पाप करता है। पुत्र, 5 पापों में तो इसका नाम ही नहीं है। उनके नाम तो मुझे याद हैं: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। पिताजी, ठीक है बेटा, पर लोभ का नाम भी तो पापों में नहीं है, किंतु इनके वश होकर लोग पाप क्यों करते हैं? इसीलिए ही तो उसे पाप का बाप कहा जाता है। उसी प्रकार मिथ्यात्व तो ऐसा भयंकर पाप है कि इसके छूटे बिना संसार भ्रमण नहीं छूटता है। कहाँ पढ़ रहा हूँ? रखो। पुत्र, निकालो पाठ दूसरा पाप। पुत्र, ऐसा क्यों? बैठो बैठो बैठो। 11 नंबर 11 नंबर 11 क्या नंबर कौन खड़ा हुआ? नाम देखो देखो जल्दी। अंकित जैन, मुन्नालाल जैन, पंडा। अंकित जैन, मुन्नालाल जैन पंडा। तुम्हें नंबर याद नहीं क्या अपना? नंबर याद नहीं? नहीं है? पूछना है प्रश्न, हैं? गलतियाँ क्या पूछना है। 11 नंबर तुम्हारा है ना, तो फिर क्यों इतनी देर क्यों लगाते हो? भूल जाते हो किसी ने जो पाठ पढ़ाया है उसमें क्या गलती की, उसने कुछ की गलती? हाँ, जो गलतियाँ पढ़ने में की है ना, वो आपको बताना है क्या गलती इन्होंने पढ़ने में की है। चलो बैठ जाओ बैठ जाओ। चलो ऐसा है, अभी अभी कल से तैयार होके आना। ये बच्चे ने पढ़ाया, पहले बच्चे ने, एक तो उसकी आवाज़ बहुत अच्छी बुलंद थी। हमें ऐसी आवाज़ वाले बच्चे अध्यापक चाहिए।
सभा में भी हर चीज़ में बहुत अच्छे बोल सकें। भय बिल्कुल नहीं था, निर्भयता से उसने अपनी बात रखी। आप में से जो बड़ी उम्र के भी हैं, महिलाएं पुरुष, वे भी आकर के इतनी निर्भयता से यहाँ खड़े नहीं हो सकते। यहाँ आते हैं खड़े तो पाँव धूजने लगते हैं। लेकिन इसने इससे कहा था कि आदर्श वाचन कराओ। तो आदर्श वाचन के पहले किताब का नाम, पाठ का नाम, पेज नंबर ये बताना चाहिए ना। अब कुछ बताया ही नहीं, जब ये कुछ बताया ही नहीं और तुमने पढ़ना शुरू कर दिया तो विद्यार्थी कहाँ खोजेंगे? हैं? जब तक ये इंस्ट्रक्शन देना चाहिए ना कि ये और फिर ये पूछना चाहिए कि सबने ये किताब खोल ली है, उसके पास एक किताब है कि नहीं है। ये भी बहुत आवश्यक है ना। उसके बिना आप पढ़ते रहें, वो आदर्श वाचन करते रहेंगे और वो तो सुनेंगे नहीं। पाठ का नाम, पेज नंबर, पाठ का नाम, पेज नंबर ये बताएं। फिर आप जब सब खोल लें तब पढ़ाना शुरू करें। तब बताएं कि मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ वैसे ही आप में से किसी से भी मैं पढ़वा सकता हूँ, इसलिए सब ध्यान से सुने, ऐसा इंस्ट्रक्शन दें। फिर अपना आदर्श वाचन शुरू करें। दूसरी बात कि ये जो पुत्र, पिता, ये बोलने की चीज़ थोड़ी है। ये तो पिता बोल रहा है, पुत्र बोल रहा है। आप बताना हो तो पहले बता सकते हैं कि ये पाठ पिता पुत्र का संवाद के रूप में है। और फिर बोलने के तरीके से ऐसा लगना चाहिए कि ये पुत्र बोल रहा है और ये पिता बोल रहा है। इसमें ऐसा लिखा है ना कि पिताजी, कि पापा, जो भी शब्द लिखा है वो वहाँ, अब वो बोलोगे तो समझ जाएंगे पुत्र बोल रहा है। तो पुत्र ऐसे कहने की ज़रूरत क्या है कि लोभ सबसे बड़ा पाप कहा जाता है ना। तो वो पिताजी कहेंगे नहीं बेटा ऐसा नहीं है, कि है जो भी कहेगा तो उससे ही मालूम पड़ जाएगा कि ये पिता पुत्र का संवाद है। फिर आपने कह भी दिया, फिर बाद में पिता पुत्र ये बोल रहे हो, ये बोलने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। संवाद वाले पाठों में ये सब अध्यापकों ने आपको वहाँ बताया होगा। देखो लौकिक की जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें 1-1 बरस कम से कम मिलता है, और आपको ये काम 18 दिन के भीतर करना है, जिसमें 18 में 6 तो निकल गए, 1/3 तो गए, और उसके बाद अंत में 1 आध दिन परीक्षा में जाएगा। 29 तारीख परीक्षा में गई, 30 तारीख को रिजल्ट तैयार हो गया, आपको दिया जाएगा, और आपके पास कितना 8 दिन निकल गए और 10 दिन बचे हैं सिर्फ। तो बहुत तेज़ी से ये काम होना चाहिए, ख्याल में है ना। अब कल अध्यापकों से नंबर बुलाना कमिल देंगे, अपने अपने उसमें अध्यापक लोग नंबर देवें और उन नंबर वालों से हम यहाँ पढ़वाएंगे। वे वहाँ पूरी तरह से तैयार करके लाएं। अब इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम आपसे कहेंगे तीनों भागों में से कोई भी भाग का कोई भी पाठ आपसे निकलवा कर हम आपसे पढ़वाएं। अंत में परीक्षा के समय तो ऐसा ही होगा जब आपकी परीक्षा ली जाएगी। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि अभी सभी पाठों पर आपकी मास्टरी नहीं हो सकती। तो आपको जिन पाठों का अभ्यास कराया जा रहा है हैं वहाँ पर जो सुबह अथवा वो अभ्यास कक्षा में उन पाठों में से आप चुनाव कर सकते हैं। जैसे आपने चुना ना हम 5 पाप वाला पढ़ाएंगे, कोई कह सकता है कसाय वाला पढ़ाएंगे, इंद्रियों वाला पढ़ाएंगे, ख्याल में है ना। तो हम कल का दिन सिर्फ आपको चुनने का अधिकार है कि आप जो पाठ पढ़ाना चाहें, जो दिन पढ़ाना चाहें, जो अनुमिति पढ़ाना चाहें वो पढ़ा सकते हैं। परसों से हम बताएंगे कि इनमें से कौन सा पाठ, कौन सा दिन और कौन सी अनुमिति ये आपको पढ़ानी है।
तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि हमने कहा कि आपको तर्क कसाय वाला पाठ पढ़ाना है, 5 पाप वाला पाठ पढ़ाना है, तो आप सबसे पहले उसे बांटेंगे ना अपनी पाठ योजना में कि भाई ये हम इसे 4 दिन में पढ़ाएंगे कि 2 दिन में पढ़ाएंगे, और फिर 1 दिन में कितना हिस्सा पढ़ाएंगे, और एक हिस्से को कितने भागों में, भागों मतलब है कि एक ही दफ़े पूरा पाठ जितना पढ़ाना है पढ़ा देंगे कि इतना हिस्सा पढ़ाया, फिर उसके बारे में समझाया, फिर दूसरा हिस्सा पढ़ाया, उसके बारे में समझाया, ऐसा करेंगे। तो एक हिस्से को कितनी अनुवृत्तियों में बांटेंगे। तो आपको हम कहेंगे कि दूसरे दिन के पाठ को पहली अनुवृत्ति पढ़ाओ, कि दूसरे दिन पाठ की दूसरी अनुवृत्ति पढ़ाओ। तो इसमें क्या फ़र्क है, चाहे पहले की पढ़ाएं, चाहे दूसरी पढ़ाएं, चाहे पहला दिन पढ़ाएं, चाहे दूसरा दिन पढ़ाएं, है ना। तो है अंतर, क्योंकि हम यदि दूसरे दिन को पढ़ा रहे हैं तो पूर्व पाठ मूल्यांकन होगा उसमें, है? पहले ही दिन है तो पूर्व पाठ मूल्यांकन नहीं होगा। यदि 2 अनुवृत्ति हैं और पहली अनुवृत्ति पढ़ा रहे हैं तो उसमें समापन मूल्यांकन नहीं होगा, उसमें गृह कार्य नहीं दिया जाएगा। और दूसरी अनुवृत्ति पढ़ा रहे हैं अंतिम अनुवृत्ति, तो उसमें गृह कार्य दिया जाएगा, समापन मूल्यांकन होगा। तो हम ये जानने के लिए कि आपको ये सब बातें मालूम है कि नहीं, इसके लिए हम ऐसा प्रश्न पूछेंगे, समझ रहे ना। अभी अपन को पाठ योजना जो बनानी है परसों आपको दी जाएगी, वो पाठ योजना क्या है, कैसे बनाओगे, उसकी चर्चा अपन आरंभ करते हैं। देखो अब आपकी पाठमालाओं में मेरे ख्याल से 24 पाठ हैं कुल, तीनों भागों में मिलाकर, और वो 3 तरह के पाठ हैं, गद्य, पद्य और संवाद, और 4 अनुयोग के पाठ हैं। अनुयोग समझते हो, जिसमें तत्व की बात होती है वो द्रव्यानुयोग, जिसमें कर्मों की बात होती है वो कर्मानुयोग, जिसमें सदाचरण खाने क्या खाएं क्या ना खाएं आचरण की बात होती है वो चरणानुयोग, और जिसमें कहानी किस्से होते हैं तीसरा सदा के महापुरुषों के वो प्रथमानुयोग। तो 4 अनुयोगों में वो 3 प्रकार के पाठों में से हमने 5 पाठ चुने हैं। कौन कौन से? द्रव्य गुण पर्याय, देखो इसमें लिखा, आपकी किताब निकालो, पेज नंबर 22, प्रशिक्षण निर्देश का। द्रव्य गुण पर्याय, देव दर्शन, पंच परमेष्टि, सदाचार और भगवान आदिनाथ हैं। हाँ, ये 5 पाठ योजनाएं इस किताब में हमने बना के नमूने के तौर पर रखी हैं, जिन्हें आप अपने घर पर शांति से पढ़ सकते हैं। इन 24 पाठों में ये 5 पाठ योजनाएं हमने क्यों चुनी? तो हमने 4 अनुयोगों का प्रतिनिधित्व रखा। तो देखो, द्रव्य गुण पर्याय द्रव्यानुयोग का, देव दर्शन और सदाचार चरणानुयोग का समझ लीजिए, पंच परमेष्टि ये भी द्रव्यानुयोग का, और भगवान आदिनाथ ये प्रथमानुयोग का। 3 अनुयोगों को हमने समेट लिया। अब ये द्रव्य गुण पर्याय संवाद वाला पाठ, सदाचार वाला संवाद वाला पाठ, देव दर्शन वाला पद्य और पंच परमेष्टि वाला गद्य। तो गद्य, पद्य और संवाद तीनों शैलियों के और अधिकतम अनुयोगों का प्रतिनिधित्व हमने इसमें किया गया है। आपको क्या करना है कि जैसे हमें परीक्षा में आया कि हमने आपको दी पाठ योजना बनाने के लिए कि 4 कसाई की पाठ योजना बनाओ, तो आप इसमें देखेंगे कि ये संवाद है और ये समझ लो द्रव्यानुयोग का पाठ है कि चरणानुयोग का पाठ है। तो ये देख करके द्रव्य गुण पर्याय का देख करके उसके अनुसार बनाना, माने नमूने की आपके पास बनी बनाई है। एक किताब आपके पास रहेगी, सिर्फ नकल मानना है।
लेकिन नकल में भी अकल तो चाहिए ना। क्या इसमें लिखा है आदर्श मातन, तो आप वहाँ आदर्श मातन लिख देंगे, लेकिन इसमें इसका देवगुण पर्याय का आदर्श मातन किया होगा और तुम्हें अपने वाले पाठ में से आदर्श मातन करना पड़ेगा। समझ गए ना? ये तो नमूने का है। गणित में भी ऐसा होता है ना, जब कोई प्रश्न होता है तो एक नमूने का प्रश्न लिखा जाता है गणित की किताब में और उसे हल करके भी बताया जाता है और फिर दूसरा प्रश्न देते हैं तो इसी विधि से उसे बनाओ। एक किताब आपके हाथ में रहेगी और आपको वो पाठ योजना बनानी है। अब घर पे किताब हाथ में आपको रहेगी और पहली पाठ योजना में आपको 2 दिन दिए जाएंगे। 2 दिन दिए, 20 तारीख को सुबह दी जाएगी और 22 तारीख के सुबह आपसे वापस ले ली जाएगी बना करके। जिसने बनाकर नहीं दे पाई बस वो गया काम से, फिर वो परीक्षा में बैठने की उसे अनुमति नहीं मिलेगी। और हमारा अनुभव है कि 20% लोग इसमें ही रह जाते हैं। क्या है? हमारे एक भी छात्र फेल नहीं होता है, क्योंकि वो फेल होने को हम पहले ही छांट देते हैं। क्या समझ गए? वो पाठ योजना बना के देना। अभी एक तो आपकी इसमें बनी बनाई नकल करना है, लेकिन थोड़ी अकल लगा के करनी है कि नहीं। अब दूसरी, आप 400 आदमी अपनी अपनी बनाएंगे तो एक दूसरे को देखने पर भी हमारे पास कोई उपाय नहीं है कि हम एक प्रतिबंध लगा देंगे तुम इसकी मत देखना। तो कदाचित आपने दूसरे की नकल मार दी, तो नकल एक तो तुम इसलिए नहीं कर सकोगे कि उसे बनाने में 2 दिन लगेंगे पूरे, मुश्किल से वो 2 दिन में पूरी कर पाएगा। और जब तक बन के तैयार होगी तो उसे वो पाठ योजना अध्यापक को देनी पड़ेगी। नकल करने के लिए तुम्हें देने का समय नहीं मिलेगा। तुम 2 दिनों का इंतजार करते बैठे रहोगे? सोचना, जैसे नकल करने की नहीं सोचना। सोचोगे तो तुम दे ही नहीं पाओगे। उससे थोड़ी बहुत पूछ सकते हो, ज़्यादा हेल्प भी नहीं ले सकते। वो अपना काम करेगा कि तुम्हारा काम करेगा? समझे? और कदाचित तुमने ऐसा कर भी लिया कि उसने 1.5 दिन में बना ली और आधा दिन तुम्हें मिल गया और तुमने नकल मार दी। कर लिया, होशियार हो बहुत ज़्यादा। तो क्यों? तो आप जानते हो कि एक पेपर इस बात का आएगा और परीक्षा में आपको फिर वही बनानी पड़ेगी 2 घंटे के भीतर, और 2 घंटे के भीतर में और भी प्रश्न उसके साथ होंगे। कम से कम 1 घंटा मिलेगा, जिसमें आपको जो अभी 2 दिन मिल रहे हैं उसके लिए परीक्षा में 1 घंटा मिलेगा। यदि घर पर बनाने की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहाँ 1 घंटे में कैसे बनाओगे? आप समझ रहे हैं ना? और वहाँ पर आपको वो किताब दी जाएगी, कौन सी, कि जिस पाठ की योजना हम बनवाएंगे। मान लो हमने बनवाई कि आप इंद्रियों वाले पाठ की बनाओ, तो जो बालबोध पाठमाला भाग 3 आपको दी जाएगी परीक्षा में। कहते वो ये इंद्रियों वाला पाठ है, अब इसकी आप पाठ योजना बनाओ। बहुत से लोग जो बाहर वाले होते हैं परीक्षा देखते हैं कि साहब हर एक के हाथ में किताब है और सब नकल मार रहे हैं। कैसी परीक्षा है ये? अब उन्हें पता नहीं है कि नकल नहीं मार रहा, इसमें कुछ नहीं है उनको देखने को। लेकिन जिस पाठ की पाठ योजना बनाना है वो पाठ तो देना पड़ेगा ना। और आपको 3 भाग दिए जाएंगे, आपके भाग नहीं। हाँ, वो तो आप निशान लगा लगू के आ जाओगे। समझ में आया ना? 3 भाग क्यों दिए जाएंगे? यदि आपको 1 भाग दिया गया तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसी भाग में से आएगी, तो 2 भाग से आप निश्चिंत हो जाओगे। आपको आइडिया नहीं लगना चाहिए कि कौन से भाग में से कौन सा पाठ आएगा। और हमारे पास व्यवस्था नहीं होगी तो फिर वो लास्ट समय में ही वो पेपर के साथ ही किताब देंगे। समझ गए ना? और वहाँ आपको पाठ योजना बनानी पड़ेगी। यदि आपने घर में प्रैक्टिस नहीं की, 2
पाठ योजनाएं आपको बनाने को मिलेंगी ना, एक 22 को आपको वापस देना है और 22 को फिर हम द्वारा 23 को द्वारा देंगे, एक दिन छोड़कर। क्यों कि 22 के हम वो पाठ योजनाएं जांचेंगे। सुनो, ध्यान से सुनो। और जांचने के बाद, क्यों क्या एक आदमी जा रहा तो सबका ध्यान उठा जाए? हम बेवकूफ़ से बैठे हैं। भाई कल से कोई आदमी इधर नहीं आएगा बाद में, यहाँ से यहाँ प्रतिबंध लगा दो, आए तो समय के पहले आ जाए, नहीं तो वो बाद में। हाँ, हम पढ़ाते ही रह जाते हैं, सब उन्हें देखने लगते हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी आ रहा है। हाँ, क्या बात चल रही थी? वो जो पाठ योजना अपन देंगे, कौन वो पाठ योजना हम जांचेंगे और उसमें जिस प्रकार की गलतियां होंगी, जिस प्रकार की गलतियां होंगी वो हमें यहाँ बताएंगे। एक एक की तो नहीं बता सकते तुमने क्या की, तुमने क्या की। तो 8-10 प्रकार की जो छांट के सब निकाल के लाएंगे कि ऐसी गलती की, ऐसी गलती की, वो यहाँ बताएंगे कि अब दूसरी पाठ योजना में आप ऐसी गलती नहीं करें, इसके लिए। क्यों? समझे ना? पाठ योजना में एक दिन आपको उसका मिलेगा, फिर दूसरी पाठ योजना दी जाएगी। पहली पाठ योजना जांचेंगे तो उसमें बहुत लीलें रहेंगे, गलतियां कम, गलतियों पे कम ध्यान देंगे, क्योंकि आपको अभी बिल्कुल अनाड़ी थे। अब दूसरी बात जब बता दी हैं सब गलतियां कि ऐसी ऐसी गलतियां हुई हैं, अब वो दोबारा नहीं होनी चाहिए, तो दूसरी दफ़े पाठ योजना में बे गलतियां होंगी तो माफ़ नहीं किया जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब ये 2 पाठ योजना आपने बना के दे दी, फिर वो तीसरी पाठ योजना आपको पेपर में बनानी पड़ेगी 2 घंटे में। जो 2 घंटे का पेपर होगा उसमें और प्रश्न भी होंगे, और एक प्रश्न पाठ योजना का होगा, जैसे लगभग 1 घंटे में पेपर 2 घंटे का होगा, आपको पाठ योजना उसमें बैठ के बनानी पड़ेगी। इसलिए ये दोनों ही पाठ योजनाएं आप घर पे खुद बनाएं, जैसी भी बने, अच्छी बुरी, तो आप परीक्षा में बना सकेंगे। यदि नकल मार के आपने यहाँ रख भी दी तो फिर परीक्षा में आप बना ही नहीं सकेंगे, तो वहाँ 0 मार्क्स रह जाएगा। इन दोनों पाठ योजनाओं में जब आप पास हो जाएंगे तब आपको परीक्षा में बैठने का रोल नंबर मिलेगा। क्यों? हम जानते हैं कि तूने घर से ही बना के नहीं दे पाई, 2 दिन मिले इसमें, 2 दिन मिले उसमें, 23 को दी, 25 को ली, फिर समझे ना? तो 5 दिन में तुमने घर से नहीं बना पाई तो तुम वहाँ 1 घंटे में कैसे बनाओगे? ज़बरदस्ती कागज़ खराब करने से क्या फ़ायदा? क्यों? तो उसमें आपको बैठने की परमिशन नहीं मिलेगी। और ऐसे ही ये अध्यापक आपको वहाँ खड़े कर करके शुरू कर दिया होगा पढ़वाना, तो वे पढ़ा देंगे शुरू से अंत तक पाठ को अच्छी तरीके से। फिर हम यहाँ पर देखेंगे, फिर परीक्षा कब होगी उसकी? 28-29, 27-28 को परीक्षा होगी। काहे की प्रैक्टिकल। आपकी क्लास में आपका अध्यापक रहेगा और एक अध्यापक और आएगा, और वे दोनों मिलकर तुमसे कोई भी पाठ पढ़वाएंगे और उस पर तुम्हारा मार्किंग करेंगे। 5 पाठ बता देते हैं उनमें से भी, और फिर उनमें से 5 पाठ बता देंगे कि ये 5 पाठ की तुम तैयारी कर लो, इनमें से कोई भी पाठ हम पढ़वाएंगे, जिसमें 24 में से 5 तक जो आपको ज़्यादा बोली चक्कर पड़े। फिर वो पाठ में आप पढ़ाने में पास हो जाएंगे तो इन दोनों का रिजल्ट तैयार हो जाएगा। तो जितने लोग इन दोनों में पास होंगे वो वे परीक्षा में बैठेंगे। फिर 30 तारीख के सुबह 2 पेपर होंगे लिखित। 29 के सुबह 29 के सुबह पहले एक पेपर होगा 1 घंटे का सिद्धांत का, 8 बजे से 9 बजे तक। फिर दूसरा पेपर आध घंटे बाद 8:30 से 10:30 तक, दूसरा वो पाठ योजना वाला।
ये 2 पेपर होंगे। जब वो पहला पेपर अब हमारे पास आ जाएगा सिद्धांत का, तो हमारी एक टीम होगी एक कमरे में बंद, और उसको वे पेपर दे दिए जाएंगे और वो लोग जांचेंगे। बाहर से ताला लगा रहेगा, उनमें चाय पानी की व्यवस्था अंदर ही होगी, समझे ना। वे लोग जांचेंगे। जांचने में भी हमारे यहाँ बहुत कड़काई है। जैसे 10 आदमी जांच रहे हैं, तो 10 आदमी की एक एक 2 कॉपी हम उठा लेंगे और फिर देखेंगे कि इसने जांचाई करी तो इसमें कंजूसी करी नंबर देने में कि बहुत उदारता बरती, क्यों। इस टाइम और हम देख कर उन्हें समझाएंगे कि भैया थोड़ी कंजूसी करो, इतने नंबर मत दो। उसको समझाएंगे कि इतनी कंजूसी मत करो। उनको ट्रेनिंग देंगे कि तुमको जिससे सबको बराबर नंबर आए। वो टीम जांचेगी, दूसरा पेपर होगा, फिर उसकी ऐसे ही जांच शुरू होगी और शाम तक वो जांच के रिजल्ट बनेगा। रात भर में सर्टिफिकेट बनेंगे और 30 तारीख के सुबह दीक्षांत समारोह होगा। उसमें आपको सर्टिफिकेट के साथ सम्मानित करके और उसकी उपाधि के साथ आपको यहाँ से माने इन पूरे 18 दिन में इनाम भी देंगे और पुरस्कार भी देंगे। फर्स्ट क्लास, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और पुरस्कार तो सबको ही मिलेगा, जो फेल हो गए सिर्फ उन्हें छोड़ के। और उसमें क्या है, क्यों है, कैसे, उसी दिन बताएंगे। तो हमने आपको मोटा मोटा आइडिया आज बता दिया। अब ये किताबें आपके पास हैं और इसमें ये 5 पाठ योजनाएँ हैं। इन्हें आप बारीकी से ध्यान से पढ़ें। हम पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा यहाँ। आप पढ़ो, कोई प्रश्न हो तो अपने उस अध्यापक से पूछो। किससे? जो आपको पढ़ा रहे, अभ्यास करा रहे, ख्याल में है ना, वो आपको उसका जवाब देगा। यहाँ नहीं हम जवाब दे सकते। क्यों? 400 में कौन कौन पूछो, कितने को जवाब देंगे। ये आप तैयारी करके आइए, पढ़ाइए। ये 1-2 मिनट की बात है। अभी आपको आदरणीय डॉक्टर साहब ने परीक्षा के महत्व की और उसकी विधि की सारी जानकारी अभी आपको दी है। मैं थोड़ा सा आपको 1 मिनट के लिए बात बता दूं कि ये जो हमारी परीक्षा होगी उसकी सारी तैयारी इस अभ्यास कक्षा में होती है। और इस अभ्यास कक्षा में के माध्यम से आपको पाठ योजना, पाठ निर्देश और प्रायोगिक परीक्षा वो सब इसी के माध्यम से होगी। इसलिए इस अभ्यास कक्षा में आप लोग, मैंने कल भी कहा था कि आप लोग अनुपस्थित रह रहे हैं, आज फिर बोल रहा हूँ मैं, कौन कौन लड़के कहाँ अनुपस्थित रहते हैं। उसमें आपको कितना नुकसान होगा जब आपकी गृह कार्य के रूप में पाठ योजना आपको दी जाएगी और आप अपने उन अभ्यास कक्षा के अध्यापक जी को ही देंगे।